बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया। वह पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ सीपीआई नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने कोलकाता में अपने आवास पर अंतिम सांस ली। बुद्धदेव भट्टाचार्य 2000 से 2011 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे थे। वह अंतिम मार्क्सवादी मुख्यमंत्री थे और ज्योति बसु के बाद इस पद को संभाला था। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी बन गई है। साल 2024 की रैंकिंग में रिलायंस 2 पायदान ऊपर चढ़कर 86वें स्थान पर पहुंच गई है। साल 2024 रैंकिंग में 9 भारतीय कंपनियां शामिल हैं, जिनमें से 5 सार्वजनिक क्षेत्र से हैं। एसबीआई 57 पायदान ऊपर चढ़कर 178वें नंबर पर पहुंच गया है। आरबीआई ने लगातार 9वीं बार है रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। रेपो रेट कितनी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 6.50%। आरबीआई ने लगातार 9वीं बार है रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। रेपो रेट 6.50% है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने लगातार 9वीं बार रेपो दर 6.5% पर बनाए रखा है। साथ ही केंद्रीय बैंक ने प्रमुख ब्याज दर को अपरिवर्तित रखा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद निर्णय का खुलासा किया। भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, पर्वत प्रहार। भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास का आयोजन किया। भारतीय सेना ने हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्र में युद्ध और संचालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए लद्दाख में एक रणनीतिक सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार आयोजित किया है। पर्वत प्रहार माउंटेन स्ट्राइक अभ्यास पहाड़ी और उबड़-खाबड़ इलाकों पर जोर देता है, जैसे कि पूर्वी लद्दाख जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता दी गई? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 35। साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में 35 गांवों को मान्यता दी गई। पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता शुरू की है। साल 2023 में आयोजित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता के पहले संस्करण में कुल 35 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों के रूप में मान्यता दी गई थी। इनमें उन गांवों को स्थान दिया गया है जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपत्तियों को संरक्षित रखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष का पदभार कौन ग्रहण करेंगे? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, सी.एस. शेट्टी। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष का पदभार सी.एस. शेट्टी ग्रहण करेंगे। केंद्र सरकार ने सी.एस. शेट्टी को 3 साल की अवधि लिए भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे 28 अगस्त को वर्तमान अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा का स्थान लेंगे। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सैयद ने किसे प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, अहमद हचानी। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सैयद ने प्रधानमंत्री अहमद हचानी को बर्खास्त कर दिया है।
और उनके स्थान पर सामाजिक मामलों के मंत्री कामिल मद्दौरी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। लोकसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 किसके द्वारा पेश किया जाएगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अमित शाह। लोकसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 अमित शाह के द्वारा पेश किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह 8 अगस्त को लोकसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन करना है। पुडुचेरी के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी के कैलाशनाथन। पुडुचेरी के नए उपराज्यपाल के रूप में के कैलाशनाथन नियुक्त किया गया है। मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश डी कृष्ण कुमार ने के कैलाशनाथन को पुडुचेरी के नए उपराज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई है। IICA में अग्रणी कार्यकारी खोज फर्मों के साथ गोलमेज परामर्श बैठक की अध्यक्षता किसने की है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी डॉ अजय भूषण पांडेय। IICA में अग्रणी कार्यकारी खोज फर्मों के साथ गोलमेज परामर्श बैठक की अध्यक्षता डॉ अजय भूषण पांडेय की है। डॉ अजय भूषण पांडेय ने IICA में अग्रणी कार्यकारी खोज फर्मों के साथ गोलमेज परामर्श बैठक की अध्यक्षता की है। हाल ही में कौन सा राज्य आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामीट्रिक बीमा समाधान DRTPS लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी नागालैंड। हाल ही में नागालैंड राज्य आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामीट्रिक बीमा समाधान DRTPS लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नागालैंड सरकार ने आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामीट्रिक बीमा समाधान DRTPS को लागू करने के लिए SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे नागालैंड ऐसा उपाय अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। DRTPS का उद्देश्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करना और बाढ़, सूखे और भूस्खलन से होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करना है। सरकार जलवायु परिवर्तन से संबंधित चरम मौसम की घटनाओं से बढ़ते जोखिमों को संबोधित करते हुए 3 साल के लिए बीमा प्रीमियम को कवर करेगी। हाल ही में RBI ने UPI कर भुगतान सीमा बढ़ाकर कितने लाख कर दी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 5 लाख। हाल ही में RBI ने UPI कर भुगतान सीमा बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। हाल ही में द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 फीट कहाँ आयोजित हुआ है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी मलेशिया। हाल ही में द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 फीट मलेशिया में आयोजित हुआ है। हाल ही में शोभना रानाडे का निधन हुआ है, वे कौन थीं? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी सामाजिक कार्यकर्ता। हाल ही में शोभना रानाडे का निधन हुआ है, वे सामाजिक कार्यकर्ता थीं। हाल ही में बोइंग से किसे अपना नया अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी केली आर्टबर्ग। हाल ही में बोइंग से केली आर्टबर्ग को अपना नया अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया है। हाल ही में किस देश ने CABA महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग का दूसरा खिताब जीता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत। हाल ही में भारत देश ने CABA महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग का दूसरा खिताब जीता है।
पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीआई नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का गुरुवार 8 अगस्त को निधन हो गया। पूर्व सीएम ने 80 साल की उम्र में कोलकाता स्थित घर पर अंतिम सांस ली। सीपीआई के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने उनकी मौत की पुष्टि की है। बुद्धदेव भट्टाचार्य बढ़ती उम्र से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित थे। बुद्धदेव को पश्चिम बंगाल की औद्योगिक क्रांति के लिए जाना जाता है। इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हुआ। खूब विदेशी निवेश आया, कई नए उद्योग और आईटी कंपनियां आईं। औद्योगिकरण अभियान के दौरान वह पश्चिम बंगाल में कारखाने स्थापित करने के लिए काम कर रहे थे। इसके अलावा पूर्वी मिदनापुर के नंदीग्राम में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के लिए बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार की भारी आलोचना हुई थी। साल 2022 में बुद्धदेव भट्टाचार्य को पद्म भूषण देने की घोषणा की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया। उनके परिवार में उनकी पत्नी मीरा और बेटी सुचेतना हैं। साल 2023 में बुद्धदेव भट्टाचार्य की बेटी सुचेतना ने अपना जेंडर चेंज कराने का फैसला किया था। बुद्धदेव भट्टाचार्य ने साल 1966 में सीपीआई की सदस्यता ली। जून 1968 में डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन की पश्चिम बंगाल राज्य समिति के सचिव बने। 1971 में सीपीआई की राज्य समिति के लिए चुने गए और 1982 में राज्य सचिवालय में शामिल किए गए। 1977 से 1982 तक काशीपुर बेलगछिया से विधायक रहे। 1982 में कोसीपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव हारे। 1984 में सीपीआई की केंद्रीय समिति में स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाए गए। 1985 में केंद्रीय समिति के पूर्ण सदस्य बने। 1987 में जादवपुर के विधायक बने। साल 2011 तक यहीं से लगातार 5 बार विधायक रहे। 1987 में सूचना और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री रहे। 1991 में सूचना और सांस्कृतिक मामलों और शहरी विकास और नगरपालिका मामलों के मंत्री रहे। सितंबर 1993 में अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कुछ महीनों पर वापस कैबिनेट में शामिल किए गए। 1996 में गृह और पुलिस विभाग मंत्री बनाए गए। 1999 में पश्चिम बंगाल के उप मुख्यमंत्री बनाए गए। 6 नवंबर 2000 से 13 मई 2011 तक पश्चिम बंगाल के सीएम रहे। 2002 में सीपीआई के पोलित ब्यूरो सदस्य बने। 2015 में सीपीआई के पोलित ब्यूरो और केंद्रीय समिति से इस्तीफा दिया। 2018 में राज्य सचिवालय की सदस्यता भी छोड़ी। किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया। इस बिल का कांग्रेस, सपा, एनसीपी, शरद पवार, एमएमटी, सीपीआई, एलयूएम, एलडीएमके, आरएसपी ने विरोध किया। वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन बिल पास होने के बाद वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपना नहीं बता सकेगा। अभी वक्फ के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति है। अगर यह बिल पास होता है तो जमीन पर दावे से पहले उसका वेरिफिकेशन करना होगा और इससे बोर्ड की मनमानी पर रोक लगेगी। बोर्ड के पुनर्गठन से बोर्ड में सभी वर्गों समेत महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी। मुस्लिम बुद्धिजीवी महिलाएं, शिया और बोहरा जैसे समूह लंबे समय से मौजूदा कानूनों में बदलाव की मांग कर रहे हैं। 1992 में जब बाबरी विध्वंस हुआ तो देश का माहौल खराब हो गया। उसके बाद केंद्र में बनी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने मुसलमानों को एक बेहतर संदेश देने के लिए वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव किए।
साल 1995 में वक्फ बोर्ड की शक्तियां बढ़ाई गईं और इसे जमीन अधिग्रहण करने के लिए असीमित अधिकार दे दिए। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने गुरुवार 8 अगस्त को पेरिस ओलंपिक में डिसक्वालीफाई होने के बाद कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया। संन्यास के ऐलान से पहले उन्होंने 7 अगस्त की रात को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में अपने डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ अपील दायर की। विनेश ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स से मांग की कि उन्हें संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल दिया जाए। विनेश ने पहले फाइनल खेलने की मांग भी की थी और फिर अपील बदली और अब संयुक्त रूप से सिल्वर दिए जाने की मांग की। 7 अगस्त को विनेश का वजन उनकी तय कैटेगरी 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज्यादा निकला। इसके बाद ओलंपिक एसोसिएशन ने उन्हें फ्रीस्टाइल महिला कुश्ती के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। विनेश 6 अगस्त को 3 मुकाबले जीतकर 50 किलोग्राम रेसलिंग ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी थीं। सेमीफाइनल में उन्होंने क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेजी को, क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना लिवाच और प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड चैंपियन जापान की यूई सुसाकी को 3-2 से मात दी थी। विनेश पहली बार 50 किलोग्राम कैटेगरी में खेल रही थीं और इससे पहले वे 53 केजी में खेलती थीं। ब्याज दरों में लगातार 9वीं बार बदलाव नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 9वीं बार ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने ब्याज दरों को 6.5% पर जस का तस रखा है, यानी लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में दरें 0.25% बढ़ाकर 6.5% की थीं। कमेटी ने अपने विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन सिस्टम में पैसे की सप्लाई कम रखना रुख को मेंटेन रखने का भी फैसला लिया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि महंगाई कम हो रही है, लेकिन प्रोग्रेस धीमी और असमान है। आरबीआई ने अनथोराइज्ड प्लेटफॉर्म्स से जुड़े इश्यू से निपटने के लिए डिजिटल लैंडिंग देने वाले ऐप्स के लिए एक पब्लिक रिपोजिटरी स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। यूपीआई बेस्ड टैक्स पेमेंट के लिए ट्रांजैक्शन की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन कर दी गई है। वहीं रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा कि चेक क्लियरिंग का समय घटाया जाएगा और चेक जमा होने के कुछ घंटे में ही अब चेक क्लियर होंगे। विनियमित संस्थाओं को अपने डिजिटल लोन ऐप्स की रिपोर्ट आरबीआई को देनी होगी। आरबीआई ने इससे पहले जून में हुई बैठक में ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हर 2 महीने में होती है। आरबीआई की एमपीसी में 6 सदस्य हैं। इसमें बाहरी और आरबीआई अधिकारी दोनों हैं। गवर्नर दास के साथ आरबीआई के अधिकारी राजीव रंजन कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं और माइकल देबब्रत पात्रा डिप्टी गवर्नर हैं। शशांक भिड़े, आशिमा गोयल और जयंत आर वर्मा बाहरी सदस्य हैं। मॉनेटरी पॉलिसी किसी भी देश के केंद्रीय बैंक के लिए एक काफी अहम टूल होता है, जिसके जरिए उस देश के फाइनेंशियल सिस्टम में मनी फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। एसबीआई के नए चेयरमैन बने चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के नए चेयरमैन अब सीएस शेट्टी यानी चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी होंगे। सरकार ने मंगलवार 6 अगस्त को शेट्टी को एसबीआई का नया चेयरमैन नियुक्त करने की घोषणा की। वह 28 अगस्त को बैंक के मौजूदा चेयरमैन दिनेश कुमार खारा की जगह लेंगे। यह प्रस्ताव फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो की ओर से किया गया था, जिसकी कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने मंजूरी दे दी है। शेट्टी ने भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न टास्क फोर्स
और समितियों का भी नेतृत्व किया है। इन्होंने 1988 में एक प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में एसबीआई के साथ अपना करियर शुरू किया। इन्हें कॉरपोरेट क्रेडिट, रिटेल, डिजिटल और इंटरनेशनल बैंकिंग का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा सरकार ने राणा आशुतोष कुमार सिंह को एसबीआई में प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त किया है। सिंह वर्तमान में बैंक में उप प्रबंध निदेशक हैं। एसबीआई में एक चेयरमैन है और उसके सहायक 4 एमडी होते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र की शुरुआत की। राष्ट्रीय महिला आयोग ने 6 अगस्त को डिजिटल शक्ति केंद्र की शुरुआत की। इसे महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए शुरू किया गया है। यह साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग परिसर में बनाया गया। डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य महिलाओं पर टारगेटेड साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसके अलावा साइबर अपराधों की शिकायतों को दर्ज करके उनका समाधान करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करना है। यह पहल महिलाओं को डिजिटल दुनिया में नेविगेट करने और खुद को सुरक्षित रखने के लिए सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण है। 2018 में शुरू किए गए एनसीडब्ल्यू के डिजिटल शक्ति अभियान की सफलता पर आधारित है। भारत में साइबर अपराध के मामले 2021 में 52,974 से बढ़कर 2022 में 65,893 हो गया है। वहीं एनसीडब्ल्यू ने महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतों में भी वृद्धि देखी है। 2023 में आयोग ने 608 शिकायतें दर्ज की, जो कुल शिकायतों का 2.2% है। 1 अगस्त 2024 तक 386 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जो कुल शिकायतों का 2.5% है। राष्ट्रीय महिला आयोग भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है, जो आमतौर पर महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देता है। इसका गठन 31 जनवरी 1992 में भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत किया गया। एनसीडब्ल्यू का उद्देश्य भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करना और उनसे जुड़े मुद्दों और चिंताओं के लिए अभिव्यक्ति प्रदान करना है। दहेज, राजनीतिक मामले, धार्मिक मामले, नौकरियों में महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व और श्रम क्षेत्र में महिलाओं के शोषण जैसे विभिन्न विषय उसके अवलोकन के दायरे में शामिल रहे हैं। एनसीडब्ल्यू हिंसा, भेदभाव, उत्पीड़न की शिकार या अपने अधिकारों से वंचित महिलाओं की शिकायतें भी स्वीकार करता है और मामलों की जांच करता है। हेलो दोस्तों, तो आज है 9 अगस्त 2024 और आज आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर जीके क्विज। तो ऐसे ही डेली करंट अफेयर के जीके क्विज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।